इन्होंने कहा हम लोग एक काम करते हैं, सारों लोग साथ में ढूंढते हैं, जिसको एप्पल मिल जाएगा 25% बांट लेंगे। हाँ सही है, ठीक है, तू इधर देख रही, उधर देखी। इत्तेफाक से इनको मिल गया सेब। क्या हो गया? इनको सेब मिल गया। इन्होंने कहा वाओ, आई गॉट इट, दिस इज माई। इन्होंने कहा अच्छा, वो हमने बताया था तुमको इधर मेज के नीचे झुक के देखो, उधर है, तो हमने बताया था, हमारा भी तो पछता हुआ। अच्छा तुमने बताया था, तुम्हारा हाथ किसने पकड़ा? तो वो करंट लग जाता जो मैंने बताया था। अच्छा हाँ, तो सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। उन्होंने कहा नहीं। इन्होंने कहा ये मेरा सेब है। इन्होंने कहा नहीं ये मेरा है। इन्होंने कहा नहीं ये मेरा सेब है। इन्होंने कहा नहीं ये मेरा सेब है। इतने में इनके हस्बैंड आ गए, कहे नहीं मेरे वाइफ का सेब है। इन्होंने कहा नहीं ये मेरी वाइफ का सेब है। इन्होंने कहा नहीं ये मेरी वाइफ का सेब है। इन्होंने कहा नहीं ये मेरी वाइफ का सेब है। इतने में सबके बच्चे आ गए, मेरी मम्मी का सेब, मेरी मम्मी का सेब, मेरी मम्मी का सेब, मेरी मम्मी का सेब। तो करते करते इन्होंने कहा मेरा, इन्होंने कहा नहीं मेरा, इन्होंने कहा नहीं मेरा, इन्होंने कहा नहीं मेरा। उस सेब को लेकर सभी लोगों में लड़ाई चालू हो गई, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो बताइए ये जो एप्पल था इस पूरी की पूरी महफिल में, इसकी वजह से क्या होने लगी? लड़ाई होने लगी। तो बताइए ये एप्पल जो बना, इस लड़ाई का क्या बना? कारण। तो यहां से क्या मीनिंग निकल कर आई? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिकल इंग्लिश। दिस इज मोइन। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वीडियो वोकैबुलरी पर। आज हम जानेंगे कि एग्जाम में जो वोकैबुलरी आती है उसको कैसे पढ़ना है, कितने उसके टाइप होते हैं, किस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी हमको याद हो जाए, समझ में आ जाए कम से कम समय में। ठीक है ना? तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि जो हमारे एग्जाम में वोकैबुलरी का सेक्शन आता है उस वर्ड का क्या मतलब होता है। सबसे पहले मेरी बात समझिएगा, हम लोग तुरंत पढ़ने लगते हैं वोकैबुलरी, लेकिन वोकैब का ही क्या मतलब होता है, ये वोकैब वर्ड ही कहाँ से बना हुआ है, हमको तो यही नहीं पता होता। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी क्लास को। हम लोग जानेंगे कि हाउ टू लर्न वोकैबुलरी। नहीं, क्यों नहीं? आप याद रखिएगा, वोकैबुलरी को याद करना असंभव है। वोकैबुलरी को याद करना असंभव है। असंभव इन द सेंस, अभी मैं आपको समझाऊंगा। वोकैबुलरी को सिर्फ समझा जा सकता है, याद नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या मैं कहना चाहता हूं, क्या ये फिगर आपको समझाना चाहता है? चलिए देखते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहली चीज, ये एक फिगर बना हुआ है, मैंने आर्टिकल जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था। ये जो एरिया है वो क्या है? वो है वोकल कॉर्ड। क्या है? वोकल कॉर्ड। वोकल का मतलब ये एरिया होता है गले के अंदर जहां से साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो VOC जो वोकल का VOC है वही सेम आपको यहां पर भी दिख रहा होगा, VOC। तो याद रखिएगा VOC एक रूट होता है। क्या होता है? एक रूट होता है जिसकी मदद से हम कुछ शब्द आगे जोड़ते हैं, कुछ शब्द पहले जोड़ते हैं और नया शब्द बना लेते हैं। तो ये जो VOC लिखा हुआ है वोकैबुलरी का, वो यही VOC है जो हमारी वोकल कॉर्ड होती है। और वोकल का मतलब क्या होता है? कुछ बोलना। क्या मतलब होता है? जहां से साउंड निकलती है। तो वोकैबुलरी का जो मतलब होता है, वोकैबुलरी का जो मीनिंग होता है वो होता है रिलेटेड टू वर्ड्स। वोकैबुलरी का जो मीनिंग होता है वो होता है रिलेटेड टू वर्ड। और शब्दों को हम क्या करते हैं? किसी भी भाषा में हम बोलते हैं। क्या करते हैं? बोलते हैं। बोलने के लिए वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो VOC जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही VOC ये है। याद रखिएगा, VOC एक रूट होता है जिसका मतलब ही होता है टू स्पीक, टू कॉल। ठीक है ना? दूसरी चीज, अब जरा एक बात को समझिएगा, हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो दिमाग होता है वो दो पार्ट में होता है। कितने पार्ट में होता है? दो पार्ट में होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। ठीक, जिसको हम लोग हिंदी में सचेत अचेत भी एक शब्द होता है। ठीक है ना? तो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में क्या डिफरेंस है जरा समझिएगा कि जो वोकैबुलरी है उसमें क्या होते हैं? शब्द होते हैं। क्या होते हैं? वोकैबुलरी में शब्द होते हैं और इन शब्दों की कोई लिमिटेशन नहीं है
न जाने कितने दसियों लाख शब्द होंगे, ठीक, किसी भी भाषा में। मैं सिर्फ इंग्लिश की ही बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो याद रखिएगा, हमारा जो मस्तिष्क है वो शब्दों को और संख्याओं को याद रखने में सक्षम नहीं होता। हमारा मस्तिष्क शब्दों को, संख्याओं को याद रखने में सक्षम नहीं होता। तो याद रखिएगा, सबसे पहली चीज, आप सभी शब्दों को याद नहीं कर सकते। आप सभी शब्दों को याद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा मस्तिष्क संख्याओं और शब्दों को याद कम रख पाता है, बशर्ते वो लिंक को याद रखता है, इमेज फॉर्मेशन को याद रखता है, स्टोरी फॉर्मेशन को जल्दी याद रखता है। अभी मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि बताइए बच्चों, मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो इसमें से 50% ऐसे बच्चे होंगे जो हल्का सा सोचेंगे मदर्स डे। और अगर मैं अभी तुरंत बोल दूं बताइए वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है, हर बच्चे के मुंह से आवाज आ जाएगी सर 14 फरवरी को। क्यों? याद रखिएगा, अब इसी चीज को हम रियलिटी से रिलेट कर रहे हैं। आपने बचपन से लेकर आज तक मदर्स डे कभी ना कभी जरूर याद किया होगा कि मदर्स डे मनाया जाता है इस डेट को, मदर्स डे मनाया जाता है इस डेट को, और एनवायरमेंट डे मनाया जाता है इस डेट को, एनवायरमेंट डे मनाया जाता है इस डेट को। बचपन में भी याद किया होगा। क्या कभी आपने ऐसे याद किया है वैलेंटाइन डे बनाते हैं 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे बनाते हैं 14 फरवरी को, 14 फरवरी को मनाते हैं वैलेंटाइन डे, बनाते हैं रोज डे? ये चीज आपने कभी नहीं याद करी। ये चीज आपके माइंड में क्यों है? क्योंकि आपने बचपन से लेकर आज तक वैलेंटाइन डे को कभी याद नहीं किया था। क्या नहीं किया था? याद नहीं किया था, सिर्फ उसको समझ लिया था। कैसे? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर था। और जो शब्द होते हैं, नंबर होते हैं, वो कॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। अब मेरी बात को जरा समझिएगा, ठीक, कि शब्दों को याद नहीं किया जा सकता। आप याद करेंगे, फिर कुछ समय के बाद आपके दिमाग से वो चीज निकल जाएगी। क्यों निकल जाती है? इस बात का प्रैक्टिकलिटी समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए, आप किसी भी चीज को याद क्यों करते हैं? आप किसी भी चीज को याद क्यों करते हैं? जरा सोचिए, क्यों याद करते हैं? तो आप सोचेंगे सर याद इस वजह से करते हैं ताकि वो याद रहे, ताकि हम जब एग्जाम हो तो हम उसमें लिख लें। नहीं, याद रखिएगा, हमारा मस्तिष्क या हम किसी चीज को याद इस वजह से करते हैं ताकि भूल ना जाएं। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। हम किसी चीज को याद इसलिए करते हैं ताकि उसे भूल ना जाएं। अगर आपके मन में पहले से ही ये डर लगा हुआ है कि चलो उसको याद करना है, ये याद करना है, वो याद करना है, क्यों याद करना है? ताकि आप उसको भूल ना जाएं। लेकिन अगर आपको याद ही ना करना पड़े, क्या ना करना पड़े? याद ही ना करना पड़े, तो आप याद रखिएगा, आप उस चीज को कभी भी भूलेंगे नहीं। इसलिए मैंने यहां लिखा है हाउ टू लर्न। लर्न को मैंने काट दिया है। क्यों काट दिया है? क्योंकि आप शब्दों को याद नहीं कर सकते। कुछ शब्दों को याद कर लेंगे, थोड़े समय के लिए याद रहेंगे, फिर जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो आप फिर उसको भूल जाएंगे। तो शब्दों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि आखिर वो शब्द है वो कैसे बना होगा, क्या उसका रूट रहा होगा, क्या उसका लिंक रहा होगा, क्या उसका ओरिजिन रहा होगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपको क्या याद रखना है? वोकैबुलरी को आप सिर्फ समझ सकते हैं, आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि याद करने की लिमिटेशन हमारे मस्तिष्क में बहुत थोड़े समय की होती है। अगर आपसे मैं यहां पर 10 संख्याएं बोलूं बड़ी बड़ी, मैं अगर 10 नंबर्स बोलूं यहां पर बड़ी बड़ी, तो आप में से 10 में से 4-5 ही संख्या याद रहेगी, आप भूल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर 10 फिगर बना दूं, मैं क्या बना दूं? 10 फिगर बना दूं, तो आप उस 10 में से 7 से 8 फिगर आप बता देंगे सर आपने क्या बनाया था। क्यों? क्योंकि फिगर जो फॉर्मेशन होती है वो हमारे दिमाग में जल्दी आती है, वर्ड फॉर्मेशन और नंबर फॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क में कम समझ में आता है। ठीक है ना? इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। देखिए कि हमें वोकैबुलरी को कैसे समझना है, उसके लिए क्या मेथड्स होते हैं। तो वोकैबुलरी को समझने के क्या मेथड्स होते हैं, जो ध्यान से समझिएगा, कैसे हम वोकैबुलरी सीख सकते हैं। सबसे जो पहला मेथड होगा, आप लोगों में बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, उस मेथड को बोलते हैं रूट मेथड, जिसमें हम लोग रूट वर्ड्स पढ़ते हैं। दूसरा मेथड होता है, ये हमारा भारतीय मेथड है। कौन सा मेथड है?
ये हम इंडियंस का मेथड है। जब ग्रामेरियन ने इंग्लिश बनाई थी तो उनको निमोनिक के बारे में चाहे पता हो चाहे ना पता हो, ये हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए ये नया मेथड निकाल लिया है। तीसरा मेथड होता है रीडिंग मेथड। कौन सा मेथड होता है? रीडिंग मेथड होता है। चौथा मेथड होता है लिंक, ओरिजिन और थीम। ये होता है चौथा मेथड, ठीक है ना। तो कितने मेथड से हम वोकैबुलरी को याद नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि याद करेंगे आप फिर भूल जाएंगे, ठीक है ना। एक होता है रूट मेथड, एक होता है निमोनिक मेथड, एक होता है रीडिंग मेथड, और एक मेथड होता है जिसमें हम किसी भी शब्द, किसी भी ईडियम, किसी भी वन वर्ड का लिंक जानते हैं, ओरिजिन जानते हैं, थीम जानते हैं या पिक्चर जानते हैं। इस एरिया से मोस्टली आपका ईडियम एंड फ्रेज कवर होता है। इस एरिया से मोस्टली आपका ईडियम एंड फ्रेजेस कवर होते हैं। इससे रीडिंग से और निमोनिक मेथड से आपका एंटोनिम, सिनोनिम कवर होता है, और रूट मेथड से आपका वन वर्ड कवर होता है। अब मैं एक एक जल्दी से बता देता हूं ये क्या होता है, निमोनिक मेथड क्या होता है, रीडिंग क्या होता है और लिंक मेथड क्या होता है। पहला मेथड है रूट। तो ये एक ट्री है, ठीक है ना, ये एक ट्री है। इस ट्री में अगर आपको मजबूती चाहिए, फल चाहिए, तो नीचे क्या होना कंपलसरी है? पेड़ों में जड़ें होना जरूरी है। तो ये इसका रूट है। अगर जड़ें अच्छी होंगी तो फल इधर भी निकलेगा और फल इधर भी निकलेगा, ये पेड़ हरा भरा रहेगा। और अगर जड़ ही ना हो तो कुछ समय के बाद ये पेड़ सूख जाएगा, फिर गिर जाएगा। तो ये इसमें क्या है? ये है रूट। इस पेड़ की ये क्या है? रूट। ऐसे ही इंग्लिश में भी शब्दों के रूट होते हैं जिसकी मदद से हम नए नए शब्द बना लेते हैं। पर कैसे बनाते हैं? तो रूट के बाद अगर आप कोई शब्द जोड़ते हो तो वो कहलाता है आपका सफिक्स। क्या कहलाता है? सफिक्स। रूट के पहले अगर आप कुछ जोड़ते हो वो आपका कहलाता है प्रीफिक्स, ठीक है ना। प्री का मतलब होता है पहले। क्या होता है? पहले। अगर आप किसी भी रूट में पहले कुछ जोड़ते हो तो प्रीफिक्स, बाद में कुछ जोड़ते हो तो सफिक्स। अब इसी को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझूंगा, लेकिन वो एग्जाम्पल आपका एग्जाम लेवल नहीं है, आपके एग्जाम में उस एग्जाम्पल से कोई लेना देना नहीं, बस सिर्फ समझने के लिए। जरा समझिएगा, ठीक। देखिए, मैंने एक रूट ले लिया, वो रूट है नहीं, बस समझने के लिए। ये क्या लिखा हुआ है? ही। क्या लिखा हुआ है? ही एक कंप्लीट शब्द है। क्या है? जो एक प्रोनाउन है। मैंने ही के पहले एक लेटर जोड़ दिया, टी। क्या जोड़ दिया मैंने? टी। तो अब देखिए, मैंने इसके पहले जो लेटर जोड़ा तो अब ये पूरा मिलकर क्या बन गया? THE आर्टिकल द। तो ये रूट था। इसके पहले मैंने जैसे ही टी जोड़ा तो टी कहलाएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है कुछ पहले जोड़ देना। तो अब बन गया द। अब मैंने यहाँ पर क्या किया? एक नया लेटर और जोड़ दिया। मैंने यहाँ पर जोड़ दिया वाई। क्या जोड़ दिया? वाई। जो मैंने वाई जोड़ा है वो है सफिक्स। क्या है? सफिक्स। क्योंकि ये रूट है, इसके बाद मैंने क्या जोड़ दिया? वाई। तो अब बताइए, अब नया शब्द क्या बन गया? वेरी गुड। क्या बन गया? दे। तो देखिए, दे शब्द को हमने कैसे बना लिया? ही एक मेन शब्द था, ही के पहले कुछ जोड़ा तो प्रीफिक्स, ही के बाद कुछ जोड़ा तो सफिक्स, ठीक है ना। अगर आप इसको हटा देंगे तो देखिए अब हो जाएगा HEY, हाई। हाई करते हैं ना हम लोग, तो वो भी एक नया शब्द बन जाएगा। वाई हटा लेंगे तो अब क्या बन जाएगा? THE द। पर ये आपका एग्जाम लेवल नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए। मैं एक वर्ड और लिख के बता दे रहा हूं कि उसमें क्या प्रीफिक्स होता है और क्या सफिक्स होता है, ध्यान से समझिएगा। मैंने एक शब्द लिखा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मैंने क्या लिखा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या करना है? रूट मेथड अप्लाई करना है। तो रूट मेथड क्या होता है जरा समझिएगा, ठीक है ना। ये है एंथ्रो। क्या है? एंथ्रो। एंथ्रो का अपना अलग मीनिंग होता है। क्या होता है? एंथ्रो का अपना अलग मीनिंग होता है। ये लॉजी का है, LOGY, एक लॉजी अलग वर्ड होता है। और ये एक IST है।
ये तीन चीजों से मिलकर बना है। किससे किससे मिलकर बना है? एंथ्रो से, लॉजी से और प्लस लगा के IST। तो अब इन तीनों का अपना एक अलग मीन होता है। क्या होता है? एंथ्रो का मतलब होता है मानव से रिलेटेड, ठीक, ह्यूमन से रिलेटेड। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, जिसे हम लोग स्टडी बोलते हैं। और किसी भी वर्ड में लास्ट में IST लग जाता है, जैसे साइंटिस्ट, डेंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, तो वो होता है उससे रिलेटेड पर्सन या उससे रिलेटेड एक्सपर्ट। कौन होता है? उससे रिलेटेड पर्सन या उससे रिलेटेड एक्सपर्ट। तो देखिए, एंथ्रो का मतलब मानव, लॉजी का मतलब अध्ययन, IST का मतलब पर्सन। तीनों को अगर आप इंक्लूड कर देंगे तो नया शब्द क्या बन गया? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसका मतलब होता है ऐसा एक्सपर्ट, ऐसा पर्सन जो अध्ययन करता है मानवता के ऊपर। तो ये क्या बन गया आपका? रूट मेथड से हमने इसको याद कर लिया। एक शब्द और देख लेते हैं, जैसे छोटा सा कोई देख लेते हैं। मैंने लिख दिया बाईगैमिस्ट। मैंने क्या लिख दिया? बाईगैमिस्ट। तो जरा इस चीज को समझिएगा। गैम यहां पर एक रूट है, IST जो है वो सफिक्स है और बाई जो है वो आपका प्रीफिक्स है, ठीक है ना। याद रखिएगा, बाई का मतलब होता है दो, इस प्रीफिक्स का मतलब, बाई का मतलब होता है दो। जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर बाईलिंगुअल आता है। बाईलिंगुअल का मीनिंग होता है द्विभाषी, दो भाषाओं में, ठीक। IST लगने से बन जाता है पर्सन, अभी मैंने बताया। और गैम का मतलब होता है शादी, शादी नहीं शादी, याद रखिएगा। शादी सादा होता है, शादी शाह की साउंड होती, ठीक। तो शादी होता है। अब जरा दोनों को इंक्लूड करिए। तो ऐसा पर्सन जिसकी दो शादी हुई हो, ऐसा पर्सन जिसकी दो शादी हुई हो, वो पर्सन कहलाता है बाईगैमिस्ट। क्या कहलाता है? बाईगैमिस्ट। तो ये था शब्दों को समझना। हमने याद नहीं किया है कि बाईगैमिस्ट मीन्स होता है दो शादी करने वाला, बाईगैमिस्ट नहीं। बाई का मतलब क्या होता है, गैम का मतलब क्या होता है, IST का मतलब क्या होता है, ये तीनों में से कौन कौन क्या है, ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है, ये रूट है, ठीक है ना। अगला मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, निमोनिक मेथड क्या होता है। तो निमोनिक मेथड क्या होता है, इसको समझिएगा। ये मेथड जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता गया, जैसे जैसे एग्जाम में बच्चों की संख्या बढ़ती गई, कंपटीशन बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, वोकैबुलरी को याद करने के लिए नए नए मेथड आते गए। उन्हीं में से एक मेथड है निमोनिक मेथड। निमोनिक का मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द को हम अपनी सुविधा अनुसार किसी चीज से लिंक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? किसी चीज से लिंक कर लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ये एक शब्द लिखा हुआ है बैकेनेलियन। क्या लिखा हुआ है? बैकेनेलियन। अब मैं अगर आपसे कहूं इस शब्द का क्या मीनिंग होता है, तो बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। तो इस शब्द का जो मीनिंग होता है वो होता है शराबी। क्या होता है? शराबी, ठीक है ना। बैकेनेलियन में भी रूट है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि निमोनिक मेथड क्या होता है। तो बैकेनेलियन, अब इसको आप कैसे याद रखोगे? बैकेनेलियन, बैकेलियन शराबी, ऐसे कब तक याद रखोगे? आप भूल जाओगे जब शब्दों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने इसमें निमोनिक मेथड लगाया। तो निमोनिक मेथड क्या होता है, अपनी सुविधा अनुसार उस शब्द को ऐसे टुकड़ों में तोड़ लेना, ऐसे लिंक में तोड़ लेना, जिससे वो लिंक जैसे ही आपको याद आए उसकी मीनिंग याद आ जाए। तो मैंने इसको देखिए अपनी सुविधा अनुसार कैसे तोड़ा। ये लिखा हुआ है बक्के, लेकिन हमने इसको हिंदी में क्या समझ लिया? बच्चा। क्या समझ लिया? बच्चा। ये लिखा हुआ है नाली। क्या लिखा हुआ है? नाली, ठीक है ना। तो मैंने यहां से लिंक निकाला बैकेनेलियन का बच्चा नाली। तो इसको मैंने याद कैसे किया? बच्चा नाली में गिर गया। क्या चीज? वो बच्चा नाली में गिर गया क्योंकि वो बैकेनेलियन था, क्योंकि वो बैकेनेलियन था। बैकेनेलियन का मतलब शराबी। कोई बच्चा भगवान ना करे ऐसे किसी बच्चे के साथ, तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है ना। बैकेनेलियन, बच्चा नाली में गिर गया। तो बच्चा नाली में गिर गया क्योंकि वो बैकेनेलियन था। तो बैकेनेलियन को हमने बच्चा नाली से ऐड कर लिया। क्या ऐड कर लिया? बच्चा नाली से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा 89, इसमें भी रूट है,
लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को हर रूट पता हो, तो निमोनिक मेथड से भी बहुत सारे शब्द याद कराए जाते हैं। 89 का मतलब जो होता है वो होता है मूर्ख, बेवकूफ। कौन होता है? मूर्ख होता है या बेवकूफ होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, मैंने 89 तो नहीं याद रख सकते, 89 89 89, इसमें हमने निमोनिक मेथड लगाया। निमोनिक में क्या किया कि मैंने इसको अलग लिंक कर लिया और इसको अलग लिंक कर लिया। 80 और 9 को मैंने तोड़ लिया। क्या कर लिया? तोड़ लिया। तो मैंने यहां लिखा 80, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं 80, और 9 है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो अभी ये लिखा हुआ है 80 और उसके ऊपर लिखा हुआ है 9। सोचिए, अगर किसी स्टूडेंट के हमेशा 80 में 9 नंबर ही रह जाते हैं, 80 में 9 नंबर ही रह जाते हैं, तो बताइए वो स्टूडेंट पढ़ने में कैसा? बिल्कुल भैया, वो बच्चा पढ़ने में कैसा? किसी बच्चे को नहीं बोलना है, ये सिर्फ अपने समझने के लिए है। ये नहीं कि अगर रियलिटी में किसी बच्चे के 80 में 9 नंबर आ रहा है उसको मूर्ख बोले आप, नहीं, उसको आप मोटिवेट करेंगे, ठीक है ना। तो 80 को हमने कैसे लिंक किया? 80 को 80 से लिंक किया, ASI 80, और ये देखिए क्या लिखा हुआ है 9। क्या लिखा है? 9। 80 9, 80 में 9 नंबर पाने वाला बच्चा, 80 में 9 नंबर पाने वाला स्टूडेंट 89 होता है, मूर्ख होता है। 80 में 9 नंबर पाने वाला स्टूडेंट 89 होता है, मूर्ख होता है। तो ये हो गया आपका निमोनिक मेथड। अब बात करते हैं रीडिंग मेथड क्या होता है। इस रीडिंग मेथड में क्या होता है कि आपको उस शब्द की मीनिंग मान लेते हैं नहीं पता। बहुत से ऐसे शब्द हैं उसकी मीनिंग आपको नहीं पता, लेकिन उसी शब्दों को अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन में पढ़ें तो याद रखिएगा 70 to 80% चांसेस होते हैं कि आप उस सेंटेंस की मीनिंग से उस वर्ड का लगभग मीनिंग निकाल सकते हो। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। मैंने एग्जांपल लिखा, आ फॉल्स केस। मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ठीक है ना। इधर देखिए, ठीक, देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अ फॉल्स केस वॉज इम्पोज्ड ऑन हर फादर बाय द कन्विंग पुलिसमैन। तो आप लोगों में से जो कई बच्चे होंगे जिनको पता है, बहुत अच्छी बात है, पहले से आपको इस सेंटेंस में सिर्फ यही दो एक ऐसे शब्द हैं, सिर्फ यही दो एक ऐसे शब्द हैं जिसकी हो सकता हो मीनिंग ना पता हो, बाकी आपको हर शब्द की मीनिंग पता है, ठीक है। ये आर्टिकल है, आर्टिकल आया है इस नाउन के लिए, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ये वर्ब है, वो भी मेन वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है, ये पॉजिटिव केस है, ये नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये आर्टिकल द है। इस द के लिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया, सॉरी ये आपका नाउन हो गया। अब पुलिसमैन कैसे, ये शब्द आपका एडजेक्टिव है और ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है ना। तो देखिए, अब इम्पोज्ड वर्ड का क्या मतलब होता है और कन्विंग का क्या मतलब होता है, मान लेते हैं हमको नहीं पता, पर इन दोनों शब्दों को हम इस सेंटेंस से रिलेट करके देखते हैं, जरा समझिएगा। अ फॉल्स केस, एक झूठा केस, एक झूठा केस इम्पोज किया गया उसके पिताजी के ऊपर बाय द पुलिस ऑफिसर या पुलिसमैन, पुलिस वालों के द्वारा एक झूठा केस उसके पापा के ऊपर क्या किया जाएगा। सोचिए, झूठे केस को क्या किया जाता है? जी हाँ, वेरी गुड, झूठा केस थोपा गया या लगाया गया। तो इम्पोज का मतलब क्या होता है? लगाना या थोपना, ठीक है ना। तो इम्पोज शब्द को हमने कैसे याद कर लिया? इस सेंटेंस से लिंक करके। उसके बाद लिखा हुआ है बाय द कन्विंग पुलिसमैन। तो पुलिसमैन, अब एक बात बताइए,
ऐसे पुलिसमैन जिन्होंने एक झूठा केस उसके पिताजी के ऊपर लगा दिया। तो जरा प्रैक्टिकली सोचिए, वो ये शब्द जो है ये इस इस नाउन की इंफॉर्मेशन है, तो वो पुलिस वाले कैसे रहे होंगे, वो कैसे पुलिस वाले रहे होंगे। इसका मतलब यहां पर जो भी इसकी मीनिंग होगी वो पॉजिटिव नहीं होगी, निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि झूठा केस लगाया है पुलिस वालों ने, इसका मतलब वो शब्द जो होगा कुछ निगेटिविटी शो करेगा। तो कन्विंग का मतलब होता है षड्यंत्रकारी। क्या होता है? जो लोग षड्यंत्र रटते हैं, गलत तरीके से किसी को फंसा देते हैं, ठीक है ना, एक सीधे साधे आदमी को फंसाने के लिए कुछ षड्यंत्र रच लिया, ऐसे ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। तो देखिए, कन्विंग का मतलब भी हमको पता चल गया, इम्पोज का मतलब भी हमको पता चल गया। कैसे? इस सेंटेंस की हेल्प से। अगर मैं पूरा का पूरा सेंटेंस हटा दूं, सिर्फ इम्पोज लिख दूं और कन्विंग लिख दूं और आपसे पूछे बताइए इम्पोज का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता होगा वो सोचेंगे इम्पोज का मतलब क्या होता है। कन्विंग, सर कनिंग का मतलब तो सुना है, CUNN वाला, उसका मतलब तो चालाक होता है, पर वो तो बहुत बेसिक वर्ब है। तो कन्विंग का मतलब हमें क्या पता चला? षड्यंत्रकारी। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जब रीडिंग मेथड पढ़ेंगे तो ऐसे ही सेंटेंस आपके सामने होंगे, जो शब्द टफ होगा उसके नीचे अंडरलाइन होगी, उसको हम इस सेंटेंस की मदद से पढ़ेंगे। अब इसमें एक बेनिफिट क्या है जरा समझिएगा। आपके लाइफ में अगर कभी भी इम्पोज या कन्विंग शब्द जब दोबारा आएगा ना, तो आपको इसकी मीनिंग बाद में याद आएगी, ये सेंटेंस आपको पहले याद आ जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने कन्विंग शब्द पढ़ा था, वो कोई झूठा केस था, ऐसे करके। और जैसे वो झूठा केस और पिताजी और पुलिसमैन याद आएगा, वैसे ही तुरंत इसकी मीनिंग याद आ जाएगी। तो ये था आपका रीडिंग मेथड। अब मैं आपको बताता हूं कि ये लिंक मेथड क्या होता है, पिक्चर मेथड क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, पिक्चर मेथड क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा, लंपिश। मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा, लंपिश। तो आप बता सकते हैं लंपिश का मतलब क्या होता है? हो सकता हो ना पता हो, क्योंकि डेली यूज का तो शब्द है नहीं, कैसे याद रखेंगे। इसका रूट भी नहीं पता होगा, मान लेते हैं इसका निमोनिक भी नहीं पता। तो बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिसमें अगर निमोनिक नहीं बन रहा है तो उसको हम पिक्चर मेथड से याद कर लेते हैं। अब ये पिक्चर मेथड क्या होता है, जरा इस बात को समझिएगा। जो भी पिक्चर्स होती हैं वो हमारे माइंड में जल्दी स्टोर होती हैं वर्ड्स के मुकाबले। ठीक, मैंने आपसे कहा ताजमहल, जैसे आप बोलेंगे ताजमहल और आंखें बंद करेंगे, ताजमहल का चित्र बन जाएगा। मैंने बोला लंपिश, आंखें बंद करिए, लंपिश में कोई चित्र ही नहीं बना होगा। क्यों? क्योंकि इस शब्द को हमने किसी पिक्चर से रिलेट ही नहीं किया। ठीक है ना। तो जरा देखिएगा लंपिश का मतलब क्या होता है। मैं एक फिगर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? फिगर। जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक ट्रक है। क्या है? ये एक ट्रक है। ठीक, हो सकता हो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए, कोशिश करूंगा अच्छा बनाऊं। ठीक, तो हुआ क्या, ये ड्राइवर बैठा है और ड्राइवर ने, आपने देखा होगा, कुछ सामान लाद लिया, कुछ भी मान सकते हैं। ये इसमें सामान लदा हुआ है, ठीक, लगेज लदा हुआ है, जो भी भूसा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा यहां से। देखिए, ये पर्सन है, सामान के ऊपर ऐसे ये लाइट है। बस समझिएगा लंपिश का मतलब क्या होता है। जी हाँ, ये लोग यहां पर भी लटके हुए हैं। ठीक है ना। ये देखिए, अब जरा एक बात बताइए, इस ट्रक को देखकर आपको कैसा लग रहा है? इस ट्रक को देखकर कैसा लग रहा है? तो आप कहेंगे सर ये बड़ा ही भरा भरा लग रहा है, बहुत ही लदा हुआ लग रहा है, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बड़ा ही खचाखच भरा हुआ है। तो मैंने इस शब्द को, मैंने इस फिगर को एक शब्द से रिलेट कर लिया। वो मैंने क्या लिखा? लंपिश ट्रक। मैंने क्या लिखा? ये ट्रक कैसा है?
यह ट्रक है लंपिश। तो लंपिश का मतलब होता है भरा होना, लदालद होना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलोडेड। क्या बोलते हैं? ओवरलोडेड। तो मैंने क्या इसको याद कर लिया? लंपिश ट्रक। अब जब कभी भी आपके दिमाग में या कभी भी आप लंपिश वर्ड सुनेंगे ना, तो लंपिश की मीनिंग नहीं याद आएगी। सबसे पहले जानते हैं क्या याद आएगा? ये फिगर याद आ जाएगा। अच्छा, लंपिश में वो ट्रक था। हाँ, जैसे ही आपको ट्रक याद आएगा, ये मासूम मासूम बच्चे याद आएंगे, वैसे ही उस शब्द की मीनिंग याद आ जाएगी। तो ऐसा क्या होता है? ये होता है सबकॉन्शियस माइंड में फीड, और जो सबकॉन्शियस होता है उसमें चीजें जल्दी आप नहीं भूलते हैं। तो लंपिश ट्रक को हमने कैसे रेट किया? लंपिश ट्रक। लंपिश का मतलब होता है ओवरलोडेड या लदा हुआ। ठीक है ना? अगला मेथड देखिए जल्दी से। अगला मेथड है आपका थीम या ओरिजिन। क्या है? थीम या ओरिजिन मेथड। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल को ले लिया, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये एक ईडियम है, बहुत फेमस ईडियम है, बहुत ही फेमस ईडियम है, और किसी भी बुक में आपको बहुत शुरुआत में ही मिल जाएगी और एग्जाम में भी कई बार पूछी जा चुकी है। अब एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मीनिंग जो होता है वो अलग होगा, याद रखिएगा। वोकैब में जो ईडियम होता है उसकी जो मीनिंग होती है वो ये मीनिंग नहीं होती, ये मीनिंग नहीं होती, उसका इंटरनल मीनिंग कुछ और होता है। जैसे मैंने बोला ईद का चांद होना, तो ईद का चांद का वैसे मतलब होता है जो बहुत दिनों बाद दिखे, रेयर केस में। तो मीनिंग अर्थ कुछ और है, शब्द कुछ और है। तो अब एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को आप कैसे याद रखोगे? ऐसे बहुत सारी ईडियम है, आप याद कर लोगे एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है ये, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब ये होता है ये, लेकिन नहीं, हम इसका ओरिजिन जानेंगे कि ये ईडियम कहाँ से बनी। वैसे ओरिजिन लंबा है, जब मैं ईडियम को अलग से पढ़ाऊंगा मैं, तो हर ईडियम का मैं ओरिजिन बताऊंगा कि वो ईडियम कहां से निकल के आई। अभी इसको आप बस थोड़ा सा एक छोटी सी स्टोरी से समझ लीजिएगा। देखिए, ये एक पर्सन था और इसके हाथ में ये एक एप्पल है। क्या है? इसके हाथ में ये एक एप्पल है। एप्पल जो है वो सोने का सेब है। कैसा सेब है? गोल्डन सेब है। ये एक शादी में पहुंचा, इसने एप्पल लिया, उसको कलर कर लिया, सोने का था नहीं। पहुंचा और ऐसे कहा कि बताइए मेरे हाथ में क्या है? तो सभी ने कहा एप्पल है। ये कैसा एप्पल है? तो उन्होंने कहा येलो येलो दिख रहा है। उसने कहा नहीं, ये येलो येलो एप्पल नहीं है, ये एक गोल्डन एप्पल है, सोने का सेब है। और अभी मैं क्या करूंगा, इस सोने के सेब को ऐसे उछालूंगा, और जो पर्सन इस सोने के सेब को पा लेगा, जो पर्सन इस सोने के सेब को पा लेगा वो उसका मालिक बन जाएगा। लेकिन ऐसे थोड़ी ना मैं उछालूंगा, पर सारी लाइटिंग ऑफ हो जाएगी, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, मैं कहीं पर भी वो एप्पल फेंक दूंगा और जिसको वो एप्पल मिल जाएगा वो उसका मालिक हो जाएगा। तो जरा आप सोचिए, एक सोने का सेब अगर लुटाया जाएगा तो किसको लालच नहीं आएगी? तो सोचिए, अगर किसी शादी की महफिल में है, कुछ लोग खाना खा रहे हैं और वो क्या खाना खाते रहेंगे? जैसे देखेंगे सेब फेंका जा रहा, वो फेंक देंगे खाना। क्यों? क्योंकि सेब की कीमत, सेब का लालच। क्या? सोने का सेब। तो जरा समझिएगा, इन भाई साहब ने एप्पल फेंक दिया। जब एप्पल फेंका तो शादी का जो माहौल था इधर उधर हो गया, लोग एप्पल ढूंढने, चेयर मेज टेबल कोई गिरा दे रहा है, कोई खाना है, भगोने में बड़ा बढ़िया सा पनीर बना हुआ है, पूरा पनीर फेंक दिया, कहीं पनीर के अंदर तो नहीं चला गया, खीर फेंक दी, रसगुल्ले तोड़ तोड़ के दे रहे, कहीं रसगुल्ला तो नहीं ऐसे बन गया, लाइटिंग वगैरह सब टूट गई, फूट गई, पर्दे फट गए, इधर दहेज का सामान रखा था, कुछ लोग दहेज का सामान उठा के लेके चले गए, उधर स्टेज पे दुल्हन बैठी थी, पता चला दुल्हन भी ढूंढ रही है एप्पल कहाँ है, एप्पल कहाँ है, दूल्हा उधर, उसके दूल्हे की शेरवानी पूरी गंदी हुई जा रही, लोटे जा रहे हैं, एप्पल कहाँ है, एप्पल कहाँ है, एप्पल कहाँ है। 4 महिलाएं भी ढूंढ रही थी वो एप्पल। क्या ढूंढ रही थी? 4 महिलाएं। ये हो गई बिटिया, लहंगा पहन के गई थी बेचारी, एक ये बिटिया मान लेते हैं, तो सहेली समझ लीजिए, या हाँ आंटी जी समझ लीजिए। देखिए, इन्होंने कहा हम लोग काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, सारों लोग साथ में ढूंढते हैं, जिसको एप्पल मिल जाएगा 25% बांट लेंगे। हाँ हाँ सही है, ठीक है, तो इधर देख रही, उधर देखी, उधर देखी, इत्तेफाक से इनको मिल गया सेब। क्या हो गया? इनको सेब मिल गया। इन्होंने कहा वाह, आई गॉट इट, दिस इज माई। इन्होंने कहा अच्छा, वो हमने बताया था तुमको, इधर मेज के नीचे झुक के देखो, उधर है, तो हमने बताया था, हमारा भी तो पछता हुआ। अच्छा तुमने बताया था, तुम्हारा हाथ किसने पकड़ा? तो वो करंट लग जाता जो मैंने बताया था। अच्छा हाँ, तो सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं, इन्होंने कहा ये मेरा सेब है, इन्होंने कहा नहीं ये मेरा है,
इन्होंने कहा नहीं ये मेरा सेब है, इन्होंने कहा नहीं ये मेरा सेब है। इतने में इनके हस्बैंड आ गए, कहे नहीं नहीं मेरे वाइफ का सेब है। इन्होंने कहा नहीं ये मेरी वाइफ का सेब है। इन्होंने कहा नहीं ये मेरी वाइफ का सेब है। इन्होंने कहा नहीं ये मेरी वाइफ का सेब है। इतने में सबके बच्चे आ गए, मेरी मम्मी का सेब, मेरी मम्मी का सेब, मेरी मम्मी का सेब, मेरी मम्मी का सेब। तो करते 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 इन्होंने कहा मेरा, इन्होंने कहा नहीं मेरा, इन्होंने कहा नहीं मेरा, इन्होंने कहा नहीं मेरा। उस सेब को लेकर सभी लोगों में लड़ाई चालू हो गई, मेरा है ये, मेरा है ये, मेरा है। तो बताइए ये जो एप्पल था इस पूरी की पूरी महफिल में इसकी वजह से क्या होने लगी, लड़ाई होने लगी। तो बताइए ये एप्पल जो बना इस लड़ाई का क्या बना, कारण। तो यहां से क्या मीनिंग निकल कर आई, पहले हिंदी में देखिए, झगड़े की जड़, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट कॉज ऑफ फाइट। क्या बोलते हैं, रूट कॉज ऑफ फाइट। तो बात समझिएगा, आपको एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ये शब्द नहीं याद करना है, इस शब्द को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, समझना है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अच्छा एप्पल, एप्पल की वजह से लड़ाई हो गई थी, मेरा है मेरा है। तो सेब क्या बना, ये जो एप्पल क्या बना, इस महफिल में लड़ाई का कारण बना। यही से मीनिंग क्या निकल कर आई, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। और जब आप गूगल में देखेंगे तो ऐसी ही एक रानियों की कहानी है, जो रानियां होती हैं 3-4, वो सेब के लिए लड़ रही होती हैं। तो जितनी भी इडियम्स होती है सबका अपना रूट होता है। बस ये है, आपको एक एक इडियम का रूट आप गूगल में जाके तो ढूंढेंगे नहीं, वो मैं आपको खुद बताऊंगा कौन सी इडियम कहां से बनी है। एक बार इडियम पढ़ लेंगे वो जिंदगी भर के लिए आपको समझ में आ जाएगी, वो बनी कहां से है, याद करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आज मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि वोकैबुलरी को कैसे पढ़ना है, कितने टाइप से पढ़ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग लेक्चर्स में रूट की अलग से कराएंगे आपको, निमोनिक की अलग से कराएंगे, रीडिंग की अलग से कराएंगे और लिंक, ओरिजिन, थीम, पिक्चर की अलग से कराएंगे। बस एक चीज और याद रखिएगा, आप चाहे लाख इसको कितना भी पढ़ लें, अगर आप लाख चाहे इन मेथड्स को कितना भी पढ़ लें, अगर आप एग्जाम के पर्पस से, एग्जाम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी टीचर आपको हेल्प नहीं कर सकता किसी भी चीज को याद कराने में, समझाने में, सिखाने में, ठीक ना। तो ये बहुत कंपलसरी है, आप बिना इसकी ये सब बेकार है आपका। तो मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के साथ साथ अल्फाबेटिकली सीरीज के साथ साथ हर तरह से आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। तो आज अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि वोकैबुलरी शब्द कहां से बना है, VOC एक रूट होता है, इसके कितने मेथड होते हैं, ठीक है ना। सभी बच्चों को धन्यवाद।